राकेश और राधिका की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। राकेश एक बिजनेसमैन था और उन दोनों की जोड़ी की चर्चा पूरे शहर में थी। राधिका का गोरा रंग और सुंदरता देखकर सभी लोग दंग रह जाया करते थे और उसकी खूब तारीफें भी किया करते थे। शादी के बाद राधिका अपने स्वभाव और समझदारी से पूरे परिवार वालों का दिल जीत लेती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे सभी के बीच में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है और एक दिन उसने अपनी नौकरानी कमला और अपनी सास को आपस में बातें करते हुए सुना। मालकिन, आपने भैया की शादी तो करवा दी है, लेकिन कल को कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए राधिका दीदी को सच्चाई बताने में भलाई है। और पता होना भी नहीं चाहिए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो सब हम देख लेंगे। राधिका को इसके बारे में कोई भी भनक नहीं लगनी चाहिए। मालकिन, जब राधिका दीदी को इसी घर में ही रहना है, तो हम काली सोतन का राज उनसे क्यों ही छुपाएंगे। ये सब चीज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और समझदार भी है। उनसे कोई बात छुपाना बहुत मुश्किल है। तू अपने काम से काम रख, ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। और तू ये मत भूल कि तू इस घर की नौकरानी है और किसको क्या बताना है और क्या नहीं, ये तू हम पर छोड़ दे। अब जाकर अपना काम कर। और हाँ, कभी मेरी बहू के सामने ना उसकी काली सौतन का राज नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काली सौतन का राज सुनकर राधिका के मन में कई सवाल उठे। उसने सोचा कि आखिर ये काली सौतन है तो है कौन? इस घर से और घर वालों से आखिर क्या संबंध है? राधिका ने इस बात को जानने की ठान ली थी। उसने धीरे धीरे कमला से दोस्ती बढ़ाई और बातचीत करने लगी। उसने कई तरीके से काली सौतन के बारे में पता करने का सोचा, लेकिन हर बार कमला कोई ना कोई बहाना बनाकर बातों को गोलमोल कर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो कमला से गुस्से में बोलती है। मैंने तुमसे बहुत बार बात घुमा फिराकर पूछने की कोशिश करी कि आखिर ये काली सौतन का राज क्या है, लेकिन तुमने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये काली सौतन का क्या राज है और इसका इस घर से क्या संबंध है। दीदी, मुझे जाने दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ये सब आपके घर का आपसी मामला है और मैं इनके बीच में पड़ना नहीं चाहती हूँ। और मेरी मानिए तो आप भी इन सब बातों को छोड़ दीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। तुम कहती हो ना कि तुम मुझे अपनी बहन की तरह मानती हो, इसलिए दीदी बोलती हो, और आज उसी से तुम इतनी बड़ी बात छुपा रही हो। तुम चाहती हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम्हें नहीं पता, जब से मैंने तुम्हें और माँ जी को काली सौतन के बारे में बात करते सुना है, मेरे मन में कितने सवाल उठ रहे हैं। मैं कितनी परेशान हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। राधिका इतना कहकर उदास मन से वहाँ से जाने लगती है। तभी कमला उसका हाथ पकड़कर रोकने लगती है और कुछ सोचने के बाद राधिका को सच बताते हुए बोलती है। दीदी, काली सौतन कोई और नहीं बल्कि राकेश बाबू की पहली पत्नी शालिनी है। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। राकेश जी की पत्नी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। दीदी जी, अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। राकेश बाबू की पहले भी शादी हो चुकी है। उनकी पत्नी का नाम शालिनी है। आप उनकी दूसरी पत्नी हैं। अगर ये बात सच है कि उनकी पहले शादी हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने दूसरी शादी क्यों करी? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों करी? और ये बात मुझसे क्यों छुपाई गई? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। दीदी जी, ये सब न उनके काले रंग के कारण हुआ है। शालिनी दीदी का रंग काला था, लेकिन उसका दिल बहुत सुंदर था। वो बहुत ही प्यारी और समझदार थी, मगर समाज ने हमेशा उनके रंग रूप को लेकर उन्हें ताने दिए हैं। राकेश भैया ने शालिनी दीदी को बहुत प्यार किया, लेकिन उनके माता पिता को उसका काला रंग पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने आपसे ये बात छुपाई और राकेश भैया की दूसरी शादी कर दी। राधिका को अब सारी कहानी की समझ आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि क्यों उसकी सास और ससुराल वाले उसे इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं और क्यों वो उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। राधिका के मन में शालिनी के लिए बहुत सारी सहानुभूति थी। उसने निश्चय किया कि वो शालिनी से मिलेगी
और उसके साथ हुई नाइंसाफी के बारे में जानेगी। कुछ देर बाद शाम को जब राकेश घर पर आया तो राधिका बोलती है, राकेश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे, मुझसे कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने तुमसे झूठ ही कब बोला है? जो तुम मुझे वादा करने की बोल रही हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा। अब पूछो, तुम्हें जो भी कुछ पूछना है मैं सच सच जवाब दूंगा। राकेश, मुझे आपकी पहली पत्नी शालिनी के बारे में पता चला है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ और अब वो कहाँ है। तुम्हें शालिनी के बारे में कैसे पता चला? तुमने इस बारे में किसी और से बात तो नहीं की ना? सवाल मैंने पूछा है और जवाब आपको देना है, ना कि सवाल पूछना है। मुझे शालिनी के बारे में सब कुछ जानना है। प्लीज आप मुझे सच सच बताइए। राकेश एक गहरी सांस लेता है और राधिका को सब कुछ बता देता है। शालिनी और वो दोनों एक दूसरे से छुपकर प्यार किया करते थे, लेकिन उनके माता पिता को उनका प्यार अस्वीकार था, क्योंकि शालिनी के काले रंग से समाज में हर कोई उन्हें ताने देता और अपमानित भी करता। अंत में इस अपमान और दर्द को शालिनी सहन नहीं कर पाई और घर छोड़कर चली गई। राकेश की कही सारी बातें सुनकर राधिका उससे बोलती है, वो घर छोड़कर चली गई और आपने उसे जाने दिया। अब वो कहाँ है? हम लोग नहीं जानते हैं कि वह कहाँ है। उसने दोबारा कभी भी इस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा और ना ही उसने मुझसे कोई कांटेक्ट रखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, जिंदा होगी कि मर गई होगी। हम एक बार उसके बारे में पता करते हैं, क्योंकि मैं उसके साथ हुई नाइंसाफी का बदला जरूर लूंगी। अच्छा, तुम सही कह रही हो राधिका, हमें शालिनी को ढूंढना चाहिए। राकेश और राधिका ने मिलकर शालिनी को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने शालिनी के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, लेकिन किसी को भी शालिनी की कोई खबर नहीं थी। कई महीने बीत गए, लेकिन शालिनी का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन राधिका को एक छोटे से गांव में शालिनी के होने की खबर मिलती है। उसने राकेश को इस बारे में बताया और दोनों उससे मिलने वहां पहुंच गए तो देखा कि शालिनी एक छोटे से स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रही है। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, लेकिन उसमें एक अलग ही संतोष और शांति थी। राधिका और राकेश उसे देखते हैं और पहचान लेते हैं। तभी राकेश उसके पास जाकर बोलता है, शालिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैंने तुम्हारा उस वक्त साथ छोड़ दिया इस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब दुनिया वाले तुम्हें ताना मार रहे थे, उस समय दुनिया वालों का मुंह बंद करने की जगह मैंने उन लोगों का साथ दिया और चुपचाप सब कुछ खड़ा होकर देखता रहा। राकेश, राधिका, आप दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इस गांव में एक नया जीवन शुरू किया है और अब मैं बहुत खुश हूँ। अतीत को भूल जाना ही बेहतर है। और वैसे भी राधिका के साथ शादी करके तुम आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हें पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता? हम जिस इंसान को दिल से चाहते हैं ना, उसके पास रहे या दूर, लेकिन उसके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसकी जानकारी जरूर रखते हैं। जब राकेश जी के साथ तुम्हारी शादी तय हुई थी ना, मुझे तभी पता चल गया था और तुम दोनों की शादी के चर्चे काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन शालिनी, अब हम तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इन सबको अपने किए का प्रायश्चित करना है। मैं अब इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यहाँ के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने यहाँ अपना एक नया परिवार बना लिया है। लेकिन मैं आपको माफ करती हूँ और यही मेरी सच्ची खुशी है। आप क्या चाहते हैं कि मैं इतना प्यार करने वाले लोगों को छोड़कर फिर उस जगह चली जाऊँ जहाँ से मुझे अपमानित करके भगाया गया था? शालिनी की बातों का राकेश और राधिका दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता, जिसके बाद दोनों शालिनी के निर्णय का सम्मान करते हैं और वादा करते हैं कि वो उसके संपर्क में रहेंगे और वो उस गांव में स्कूल बनवाने में भी मदद करेंगे। राधिका ने सीख लिया कि बाहरी सुंदरता की अपेक्षा आंतरिक सुंदरता और समझदारी अधिक महत्वपूर्ण है। वंदना बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वंदना जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो वंदना की सास सरिता उसकी नजर उतारने लगती है। इतनी गुणी बहू मिली है मुझे, क्या बताऊं मैं।
आज तो पूरा मोहल्ला ही जल रहा होगा कि सरिता की इतनी गुनी बहू कैसे आ गई घर में। माँ जी, मैं ना आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बहू, तू इस घर की बहू है और अगर तू कुछ मांग रही है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे वो चीज ला कर दूं। बता, तुझे क्या चाहिए? माँ जी, मैं शादी से पहले अपने मायके में सूट पहनती थी और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मैं सूट पहनूं। मुझे पता नहीं है कि यहाँ बहू सूट पहनती है या नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बहू, बहुत अच्छी बात है कि तूने मुझसे पहले ही पूछ लिया, क्योंकि हमारे घर में बहू कभी भी सूट नहीं पहनती है, बल्कि बहुओं को तो साड़ी पहनना ही शोभा देता है। सरिता अपनी बहू की इस बात को मानने से साफ मना कर देती है, जिसके बाद वंदना भी अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने की कोशिश करने लगती है। कुछ दिनों बाद वंदना की सहेली हिमांशी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आती है। ओ माय गॉड, ये तो हमारी बंदी है। उप्स वंदना, बंदी तू तो शादी के बाद शीला की जवानी से सीता बन गई रे। क्या बात है, मुझे तो अब भी मजाक ही लग रहा है। जितना बोल रही है ना तू, एक बार तेरी शादी हो जाने दे, फिर मैं भी देखती हूँ कि तू हिमांशी से हेमा कैसे बनती है। अभी तो टाइम लगेगा मुझे हेमा बनने में, और वैसे भी जब तक मैं हिमांशी हूँ तब तक ही खुश हूँ। मुझे नहीं पड़ना इस शादी के चक्कर में। अरे लोगों का हाल देखा है, वही देखकर ही डर लगता है। इतनी दूर से तू मेरे ससुराल में मुझे ये बोलने आई है? अरे नहीं नहीं यार, मैं तो तुझे यहाँ किटी पार्टी के लिए बुलाने आई हूँ। कल दिन में 2 बजे रॉयल होटल में हम सारी सहेलियाँ मिलकर किटी पार्टी कर रहे हैं, वही पहले जैसी। तो तू आएगी ना टाइम से? नहीं यार, मैं नहीं आ सकती हूँ। शादी से पहले तो इन सब के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए 2-2 बार सोचना पड़ता है। मतलब हो गई ना तू दीदी से आंटी। अरे यार किटी पार्टी तो ही है। और सुन, मैं यहाँ ना तेरा ड्रामा सुनने नहीं आई हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ तुझे बस किटी पार्टी के लिए बुलाने आई हूँ, तो कल दिन में टाइम से पहुँच जाइयो मेरे बताए हुए वेन्यू पर। हिमांशी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। वंदना को पता था इस बार भी उसकी सास मना कर देगी, इसलिए जब वंदना अपनी सास को झूठ बोलकर किटी पार्टी के लिए चली जाती है और वहाँ बहुत एंजॉय करती है। ऐसे ही वंदना अपने पति मयंक के साथ किटी पार्टी से घर आती है। सच में मयंक, आज तो बहुत मजा आ गया किटी पार्टी में। हाँ हाँ, लड़कियों की किटी पार्टी में हम आदमियों की चुगली ही की जाती है ना। वही कर रहे होंगे तुम सब किटी पार्टी में, तभी तो इतना मजा आया तुम्हें। क्या मयंक, तुम भी ना कुछ भी बोल रहे हो। वंदना और मयंक बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सरिता आ जाती है। अरे बहू, तू कहाँ गई थी? और मयंक, आज तो तू भी जल्दी आ गया काम से। हाँ, वो तो वंदना ने बुला ही लिया, जल्दी ये बोलकर कि उसकी किटी पार्टी है। क्या मयंक, मैंने कब बुलाया आपको? माँ जी, मैं बाजार गई थी सब्जी लेने, लेकिन रास्ते में मुझे मयंक जी मिल गए थे, तो बस ये मुझे वापस घर ले आए, सब्जी भी नहीं लेने दी। बहू, तू भी ना दिन भर घर में मेरी हर बात में हामी भरती है, और अब बाहर सब्जी लेने गई और वहाँ भी पति की सुनकर आधे रास्ते से घर आ गई। क्या माँ जी, मैं आप दोनों की नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी? चल कोई बात नहीं बहू, तू जा रसोई का बाकी काम कर ले, मैं बाजार से जाकर सब्जियाँ लेकर आती हूँ। तू भी क्या बार बार एक ही जगह के चक्कर लगाएगी? सरिता के जाते ही वंदना सारी बातें मयंक को बता देती है, जिसके बाद मयंक भी कभी अपनी माँ के सामने किटी पार्टी की बात नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरिता की पड़ोसन जानकी आती है। अरे सरिता, कल ही मैंने तुझे बताया था कि आज हमें जाना है। तू है कि अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे अरे, धीरे बोल, मेरे घर में बस मैं ही नहीं रहती हूँ, बल्कि मेरी बहू भी रहती है। अगर उसने सुन ली ना तेरी बात, तो बस इतनी सी बात का पहाड़ बना देगी वो। तू क्यों अपनी बहू से इतना डर रही है? तेरी बहू तो 36 गुणों वाली है, तेरी हर बात का सम्मान करती है, कभी तेरी कोई बात नहीं काटती, तो तू क्यों डर रही है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कभी मेरी बहू को इस बारे में पता चले। जानकी और सरिता बात कर रहे होते हैं, तभी वंदना दोनों के लिए चाय लेकर आती है।
आप दोनों चाय लीजिए, मैं अभी जल्दी से आप दोनों के लिए पकोड़े बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, पकोड़े की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों को बाहर जाना है, बस चाय ही बहुत है। बाहर जा रहे हो? माँ जी, आपने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया कि आपको कहीं बाहर जाना है? अरे बहू, मुझे भी अभी तेरे सामने ही पता चला कि जानकी मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आई है। अच्छा माँ जी, चलो कोई बात नहीं, आप जा रही हो तो ठीक है। वैसे कब तक आओगे आप दोनों? बहू, हमें तो आराम से 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। और पता नहीं क्यों आजकल मेरा पेट भारी भारी लगता है, इसलिए मैं घर आकर कुछ भी खाना नहीं खाऊंगी। मतलब खाना भी नहीं बनाना और घर में माँ जी भी नहीं रहेंगी। सच में इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं। आज मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुला लेती हूँ। वैसे भी वो सब मुझे कितने दिनों से कह रहे हैं मेरे घर किटी पार्टी करने के लिए, और आज माँ जी रहेंगी नहीं तो मैं आराम से कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा सरिता, अब जा, तू बातों में समय बर्बाद मत कर, वरना हमें जाने में देरी हो जाएगी और वहाँ से आना भी तो है ना। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। सरिता तैयार होकर जानकी के साथ चली जाती है और वंदना भी फिर अपने दोस्तों को किटी पार्टी करने के लिए घर बुला लेती है और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगती है। किटी पार्टी करते करते वंदना को समय का होश नहीं रहता और वो मजे से पार्टी कर ही रही थी, लेकिन सरिता तब तक घर आ जाती है और अपनी बहू को ऐसे पार्टी करता हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। बहू, ये सब क्या हो रहा है? मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तूने तो पूरे घर की ही काया पलट दी। यही तेरा संस्कार और गुण है। माँ जी, आप यहाँ? लेकिन आप तो देरी से आने वाली थी ना? हाँ, मैं देरी से ही आने वाली थी और मैं देरी से ही आई हूँ, लेकिन तू अपने दोस्तों के साथ ये किटी पार्टी करने में इतनी ज्यादा व्यस्त है कि तुझे समय का ही पता नहीं चला। माँ जी, मेरी सहेलियाँ बोल रही थी कि शादी की पार्टी नहीं थी तो। बहू, तू मुझे पागल मत बना। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, सास हूँ। सब समझती हूँ, सब जानती हूँ। ये कोई शादी की पार्टी नहीं बल्कि ये किट्टी पार्टी हो रही है। सरिता अपनी बहू को बहुत सुनाती है। ये सब वंदना सुनने के बाद वंदना को बहुत बुरा लगता है और फिर वो किटी पार्टी नहीं करती और उदास रहने लगती है। कुछ दिनों बाद मयंक वंदना को उदास देखकर उसे एक बड़े से होटल में लंच के लिए लेकर जाता है और वो दोनों अपनी टेबल की तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी उन दोनों की नजर दूसरे टेबल पर पड़ती है जहां सरिता अपनी हम उम्र की सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है। वहाँ कोई तमाशा ना करके सब घर आते हैं। माँ जी, आप मुझे किटी पार्टी करने के लिए मना कर रही थी और खुद होटल में क्या कर रही थी? बहू, कभी कभी तो मेरा भी मन हो जाता है ना कहीं बाहर घूमने का, और मैं तुझे बस इसीलिए मना करती थी क्योंकि मेरी 36 गुणों वाली बहू किटी पार्टी करे वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये तो गलत है ना माँ, आप वंदना को उस गलती के लिए डांट रहे हो जो आप खुद करते हो। मयंक, आप बोलो मत। अरे हम औरतें कुछ चीजें ही तो खुल के करती हैं। जिस तरह माँ जी को किटी पार्टी करना पसंद था वैसे ही मुझे भी है। खैर कोई बात नहीं, माँ जी नहीं चाहती कि मैं किटी पार्टी करूँ तो नहीं करूँगी। बहू, अब तू मुझे इतना भी शर्मिंदा मत कर। और रही बात किटी पार्टी की, तो अब हम सास बहू मिलकर करेंगे। तू कुछ अपने दोस्तों को बुला लियो और मैं भी बुला लूंगी। सरिता की पोल खुलने के बाद वो वंदना को किटी पार्टी करने की इजाजत दे देती है और अपने कमरे से एक थैला लेकर आती है। बहू, इस थैले में सूट के कपड़े हैं, बनवा लियो तू। मैंने मना किया था ना तुझे, इसीलिए अब अपने हाथों से दे रही हूँ। और मेरी 36 गुणों वाली बहू का ये 37वां गुण है किट्टी पार्टी करने का। बंसी की बेटी मुन्नी कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। किसी घोटाले के कारण गरीब बंसी जिस फैक्ट्री में काम करता था वो भी बंद हो चुकी थी, जिसके चलते उसकी पत्नी सुजाता एक दर्जी के यहाँ काम करके घर चलाया करती। बंसी अपनी बेटी को दवाई पिला रहा होता है, तभी सुजाता घर लौटती है। नहीं बाबा, मैं ये दवाई नहीं पीऊंगी, ये दवाई बहुत कड़वी है। अरे मेरी बिटिया,
दवाई नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? चलो दवाई पियो। हाँ बेटी, बाबा की बात मानो और चलो दवाई पी लो। मुन्नी की तबीयत में कुछ सुधार है या नहीं? पहले से बेहतर है, बस बार बार बुखार चढ़ता उतरता रहता है। पिछले हफ्ते दवाई और डॉक्टर की फीस में बहुत खर्चा हो गया था, और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी काम मंदा चल रहा है। आगे चलता रहेगा या नहीं पता नहीं। आपने कहीं काम पता किया क्या? कोशिश तो कर ही रहा हूँ सुजाता, लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा है। सुखिया से बात की है तो उसने कहा अपने मालिक से बात करके बताएगा। भगवान की दया से काम मिल जाए तो अच्छा है। वैसे भी घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे, ऊपर से दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। बंसी और सुजाता एक गरीब दंपति हैं जो नंदनगर गांव में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ गांव का अमीर बनिया मूलचंद गांव में राशन की दुकान चलाया करता था। धन दौलत की उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन कंजूसी उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी थी, जिसके कारण लोगों से उसकी बनती भी नहीं थी। एक सुबह वो अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा होता है। हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा के साथ साथ मुझ पर हमेशा धन की वर्षा करते रहना। जय हो लक्ष्मी मैया की। अजी ओ लक्ष्मी मैया के परम भक्त, थोड़ी लक्ष्मी मेरे हाथ में भी दे दीजिए। बाजार से कुछ खरीदारी करनी है मुझे। अरे भाग्यवान, कितनी खरीदारी करती हो। कभी बचत करने की भी कोशिश कर लिया करो भाई। बचत करने के लिए क्या आप कम पड़ गए हैं जो अब मैं भी बचत करूं? और वैसे भी मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करती हूं। चलिए पैसे दीजिए, मुझे देरी हो रही है। हाँ हाँ, थोड़ा सब्र करो, अभी लेकर आता हूँ पैसे। मूलचंद अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर लाता है और अपनी पत्नी को पकड़ा देता है। कुछ ही देर में उसके घर पर बंसी काम मांगने के लिए आता है। मालिक, मेरा नाम बंसी है, मुझे सुखिया ने भेजा है काम के लिए। अच्छा, तू है वो जिसकी सुखिया बात कर रहा था। देख, राशन की दुकान पर तो मजदूर पूरे हैं, इसलिए तुझे दुकान पर तो नहीं रख सकता। ये बता, घर का काम काज आता है तुझे? हाँ मालिक, मैं घर का सारा काम काज जानता हूँ। ठीक है, पगार के बारे में तो सुखिया ने बता ही दिया होगा। और ध्यान से सुन, बिना पूछे छुट्टी की तो दुगनी पगार काटूंगा। जी मालिक, मैं समझ गया। इस तरह गरीब बंसी को अमीर मूलचंद अपने यहाँ काम पर रख लेता है। शाम को ये खुशखबरी लिए जब बंसी घर पहुँचता है तो देखता है कि सुजाता पहले से ही घर में मौजूद होती है। अरे, आज तुम काम से जल्दी आ गई सुजाता। हाँ, लेकिन कल से काम पर नहीं जा पाऊंगी। काम न चलने से दर्जी ने सबको पगार देकर काम पर आने से मना कर दिया। तुम निराश मत हो सुजाता, भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। मुझे मूलचंद सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई है। बंसी की ये बातें सुनकर निराश सुजाता की आस जाग उठती है। अगले दिन बंसी सेठ के घर काम करने जाने लगता है। वो बहुत ही मेहनत से काम किया करता ताकि मूलचंद को शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन मूलचंद उससे कम पगार में घर और राशन की दुकान दोनों जगहों पर काम करवाता। समय बीतता है और गांव में दिवाली के नजदीक आने के चलते रौनक दिखाई देने लगती है। गांव के बाजार दियों और लड़ियों से जगमगाते हैं, तो वहीं गांव में दिवाली मेला भी लगता है। एक रोज बंसी काम करते हुए अचानक ही खांसने लगता है, तो विजंती उससे कहती है, अरे बंसी, तबीयत ठीक नहीं है तो 1-2 दिन छुट्टी ले ले, वरना त्योहार में बीमार पड़ना सही नहीं रहेगा। मालकिन, थोड़ी खांसी है बस ठीक हो जाएगी। ये थोड़ी सी खांसी कब बढ़ जाएगी कोई पता नहीं है। तू छुट्टी ले ले कल की। अरे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दिवाली पर घर की सजावट कौन करेगा? सुन, अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो अपनी जगह किसी और को काम पर भेज पहले। अरे पर वैजंती कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मूलचंद उसकी एक नहीं सुनता। शाम को बंसी खांसते हुए घर आता है तो सुजाता को ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, आपकी जगह कुछ दिन काम पर मैं चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए और कल जाकर खांसी की दवाई भी ले आना। अगले दिन बंसी की जगह सुजाता मूलचंद के यहाँ काम पर जाती है। उसका घर देखकर सुजाता दंग रह जाती है। ये तो बहुत बड़ा घर है,
होगा भी क्यों नहीं, गांव के सबसे बड़े आदमी का घर है ये। तुम बंसी की पत्नी हो क्या? हाँ मालकिन, मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। ठीक है, ये सामान लो और घर के मंदिर की सजावट शुरू करो। कल दिवाली है, लेकिन अभी तक मंदिर की सजावट नहीं हुई है। दिवाली की पूजा में इतने लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? चलो काम पर लग जाओ। गरीब सुजाता सजावट के लिए इतना सारा सामान देखकर हैरान थी, जिसके बाद वो जाकर घर में स्थापित बड़े से मंदिर की सजावट करने लगती है। तो वहीं बंसी की बेटी मुन्नी भी अपनी छोटे से मंदिर में सजावट करती है। तो बंसी उसे देखकर मुस्कुराता है। वाह मुन्नी बिटिया, तुमने तो मंदिर बहुत अच्छा सजाया है। हाँ बाबा, कल दिवाली है तो मैंने सोचा मैं भी अपने घर का मंदिर सजा दूं। बाबा, कल आप मिठाइयाँ लाओगे ना? हाँ मेरी बच्ची, जाओ अब तुम बाहर खेलो, बाकी की सजावट मैं कर देता हूँ। मुन्नी घर के बाहर चली जाती है। तो वहीं बंसी एक कपड़ा लेकर मंदिर के आसपास की धूल साफ करने लगता है। शाम के समय वैजयंती सुजाता को अपने साथ दिवाली की पूजा का सामान लेने के लिए बाजार लेकर जाती है और बहुत ही महंगी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदती है। सुजाता, तुझे भी तो दिवाली पूजा के लिए सामान लेना होगा ना? हाँ मालकिन, यहाँ तो इतना महंगा सामान मिल रहा है, लेकिन मेरे पास इतने कहाँ पैसे हैं। सुजाता एक छोटी सी दुकान से लक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति लेती है और कम दाम वाली फूलों की माला भी। दिवाली के दिन पूरे गांव में दिए जगमगा रहे होते हैं। एक सस्ती सी साड़ी पहने हुए सुजाता मूलचंद के घर में दिवाली पूजा के लिए आए मेहमानों के लिए पकवान बना रही थी। कुछ ही देर में मूलचंद के घर पूजा शुरू हो जाती है। तो वहीं अपने घर में दिवाली की पूजा के लिए बंसी और मुन्नी सुजाता के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बाबा, हम दिवाली की पूजा कब करेंगे? फिर मुझे मिठाई भी खानी है। हाँ मुन्नी, बस एक बार तुम्हारी माँ आ जाए, बस थोड़ी देर और। दिवाली पर हम भी गरीबों को काम करना पड़ता है, पता नहीं मालिक के घर की पूजा कब खत्म होगी। उधर मूलचंद के घर विधि विधान से दिवाली की पूजा होती है, जिसमें सुजाता मूलचंद को भगवान को सोने के सिक्के चढ़ाते हुए देखती है। पूजा में इतने लोगों को देखकर सुजाता दंग रह जाती है। आरती के समय सभी की आंखें बंद थी। तभी पूजा में आए लोगों की भीड़ में से एक हाथ भगवान को चढ़ाए सोने के सिक्के की तरफ बढ़ता है। तो सुजाता वहां आकर उसका हाथ पकड़कर चिल्लाती है और वो आदमी दूसरे हाथ से चाकू निकालकर सुजाता की गर्दन पर रख देता है। दिवाली की पूजा में तुझ जैसे बुरे लोगों का कोई काम नहीं है। तभी सुजाता मूर्ति के सामने रखा सिंदूर उठाकर उसकी आंखों में डाल देती है और फिर सभी लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं। साथ ही मूलचंद के आदमी उसे बाहर ले जाते हैं। सुजाता, तुमने बहादुरी दिखाकर मेरी दिवाली की पूजा में विघ्न नहीं पड़ने दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, दिवाली की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है और उनमें किसी विघ्न का पड़ना अशुभ होता है। अरे वैजंती, तुम खड़ी क्यों हो? सुजाता को पूजा का प्रसाद तो दो। वैजंती सुजाता को कुछ मिठाइयाँ और उसकी बच्ची के लिए पटाखे देती है। ये अपनी बच्ची के लिए लेती जा। धन्यवाद मालकिन, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुजाता वहाँ से निकल जाती है और कुछ ही देर में घर पहुंचकर अच्छे से मुंह हाथ धोकर अपने घर में दिवाली की पूजा करती है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी से अपने परिवार को सुखी रखने की कामना करती है। इस तरह जहाँ अमीर मूलचंद महंगी मूर्ति और मिठाइयों का भोग चढ़ाकर दिवाली की पूजा संपन्न करता है, तो वहीं गरीब बंसी कुछ खील बताशे चढ़ाकर दिवाली की पूजा करता है। गरीब हो या अमीर, सभी अपनी तरफ से भगवान की भक्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साथ ही हमारे सभी दर्शकों को मम्मा टीवी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।